लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जी मैं आ रहा हूँ। शराब पीकर गाड़ी चलाना, देखिए शराब पी के गाड़ी चलाना ये भी ऑफेंस में आता है, लेकिन ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं आता है। अगर तो हम ये भी IPC 304 नहीं है आपके हिसाब से? बाद में इसको जो है अमेंड करके 304 बना दिया गया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। न्याय मिलेगा ये जरूरी तो नहीं। इसमें जस्टिस को जो है प्रायोरिटी रखा गया है रेदर देन पनिशमेंट। आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, उस शख्स के लिए अगर मुझे सतत अपनी बात कहनी पड़े तो मुझे लगता है कि मैं घंटों उन पे बात कर सकता हूं। आए दिन टीवी के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें एक एडवोकेट के रूप में लीगल विषयों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। कल तक जो बचपन की अगर बात करें तो सफर एक पुरानी साइकिल खरीद के शुरू हुआ था। अब वो सफर मर्सिडीज एस क्लास और BMW 7 सीरीज पे आ चुका है। देश के जाने पहचाने लॉयर्स में उनका नाम है। हाई कोर्ट या अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और खास करके PMLA जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस होते हैं या ED के जो मामले होते हैं, CBI के जो मामले होते हैं, इन विषयों में एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव अपने क्लाइंट्स के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ये कई समाचार चैनलों में या अखबारों में आता है। 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुणे में, मुंबई में दफ्तर है। लेकिन अगर इनकी त्वचा को देखें तो मुझे पक्का नहीं पता कि ये संतूर से नहाते हैं कि नहीं, लेकिन उम्र को इन्होंने ठीक इसी तरीके से थाम के रखा है जैसे कोई युवक 20 या 22 का होता है और वो अपनी उम्र को एक युवा के तौर पर चमकते हुए दमकते हुए दिखाते हुए चलता है। 18 साल का एक्सपीरियंस वाला लॉयर कुछ वैसे ही युवा के तौर पे दिखता है। और आज हमारा फोकस है भारत में 1 जुलाई से जो नए 3 कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता व ऐसे ही बाकी और 2 जो कानून हैं, उन पर हम एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव से बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करेंगे इस बात से कि आज के तारीख में आम व्यक्ति, आम आदमी, भारत का साधारण सा जो सिटीजन है, वो यही सोचता है कि दर्ज तो हो जाएगा अदालत में मुकदमा, लेकिन दर्ज तो हो जाएगा एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव अदालत में मुकदमा, लेकिन न्याय मिलेगा ये जरूरी तो नहीं। तो क्या आपको लगता है ये जो नए 3 कानून आए हैं, इससे न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ी है या आशंकाएं हैं कि संभावनाएं घटी हैं? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो है बुलाने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो मेरे बारे में बताया, जो इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक उम्र की बात आपने करी तो मैं आपको बताऊं कि बहुत साल पहले की बात है, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी 23 क्रॉस नहीं करूँगा। तो मैं बस अपने उस फैसले पे को जो है निभा रहा हूँ। क्या बात है। और ये जो आपका रहस्यमयी फॉर्मूला, ये इंटरव्यू होने का तो हमको भी बता देना। जी, आप तो खुद बहुत यूथफुल जो हैं। मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, देखता हूँ, मुझे मालूम है। बट ज़रूर कुछ टिप्स मैं आपसे लूँगा, कुछ मैं भी आपको दूंगा ज़रूर। और जो आपने सवाल पूछा है न्याय के बारे में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो 3 जो नए कानून लाए गए हैं, उसका जो बेसिक पर्पस ये है कि इसमें जस्टिस को जो है प्रायोरिटी रखा गया है रेदर देन पनिशमेंट। तो कानून का ये मकसद यहाँ पे नहीं है 3 कानून का कि पनिशमेंट कैसे हो। ऑब्वियसली पनिशमेंट तो उसका पार्ट रहेगा ही, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य है कि जस्टिस इसमें मिले लोगों को। अगर कोई भी क्राइम से न्याय शब्द पर परिवर्तन हुआ। जी। तो न्याय जो है उसको सरकार ने जो है इसमें काफ़ी फोकस किया है
कि लोगों को न्याय कैसे मिले, इस पे जो है फोकस है सरकार का। और इसी संदर्भ में जो है इस कानून में जो है बदलाव ला करके नए कानून बनाए गए। और हम लोग जानते हैं कि जो ये 3 कानून थे, इंडियन पेनल कोड और जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, ये काफ़ी पुराने थे। जैसे इंडियन पेनल कोड 1860 का है, या फिर अंग्रेजों के ज़माने के। जी, अंग्रेज़ों के ज़माने के ये सब एक्ट हैं। उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट भी जो है 1872 का, भले ही उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं, और कुछ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के थ्रू हुए हैं, और कुछ अमेंडमेंट्स जो है एपेक्स कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको भी लगा कि कहीं अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है अलग अलग केसेस में, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ प्रॉपर नहीं हो रहा है या कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, या जो है वक्त के साथ जो है कानून को बदलना स्क्रैप चाहिए करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अमेंडमेंट उन्होंने भी करे, और इसी तरीके से कानून चलता भी है। और आज भी अगर हम देखें 3 नए लॉ आए हैं, तो हो सकता है कि आगे भी इसमें बहुत अमेंडमेंट्स होंगे, क्योंकि नया है, नया शुरुआत हुई है। जी, सरकार के लिए भी नया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारे पुलिस, सीबीआई, सीआईडी जो भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे उनके लिए भी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आशुतोष जी ये है, जी, क्या इन कानून के आने से न्याय मिलने की संभावना बढ़ी है? जी, संभावना बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि बहुत सारे जो टाइम बाउंड इसको बनाया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में, हालांकि कुछ टाइम बाउंड पहले भी थे लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अब यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। कोर्ट्स के लिए भी उन्होंने जो है कानून बनाया है कि आपको इतने दिनों में जो है चार्ज फ्रेम करना है, इतने दिनों में जो है ट्रायल कंक्लूड करना है, या आप जो कोई भी ऑर्डर को जो आप रिजर्व करते हैं सारी दोनों पार्टीज के हियरिंग होने के बाद, उसको भी एक स्पेसिफिक दिन के अंदर जो है डेज के अंदर आपको जो है जजमेंट मतलब देना है। चीजें टाइम बाउंड हो गई है। जी, चीज़ें टाइम बाउंड हो गई हैं, जिससे कि एफिशिएंसी भी आने के चांसेस है। अब जैसे किसी मैटर पे आर्गुमेंट आज हुआ, और अगर वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद अगर उसके ऊपर ऑर्डर आ रहा है, तो बहुत बार क्या होता है, क्या देखा जाता है कि जो आर्गुमेंट हुआ था उस दिन की बातें बहुत सारी जो होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं, उतने दिनों में क्लैरिटी नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट होता है उसमें वो इतना ज्यादा जो है एफिशिएंसी की कमी आने के चांसेस हो जाते हैं, या उस दिन के आर्ग्यूमेंट्स का जो फोर्स है, जो डिस्कशन है, जो एविडेंस है, जी, जिस चीज को आपने लगभग कंक्लूड किया अपने दिमाग में, या दोनों पार्टीज को सुनते हुए, दोनों के लॉयर्स को सुनने के बाद जो आपने एक अपना इंटरप्रिटेशन बनाया, वो इंटरप्रिटेशन इतने वक्त के बाद उसकी एफिशिएंसी में कमी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सबको जब थोड़ा टाइम बाउंड किया जाएगा तो थोड़ा सा बेटर होगा। और बहुत बार देखिए ट्रायल में भी इतनी डिले हो जाता है, इतना ज़्यादा, या चार्ज फ्रेम में इतना डिले हो जाता है, उस वक्त तक जो है माहौल बदल जाता है, विटनेसेस बदल जाते हैं, बहुत सारे विटनेसेस शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई जो है मेडिकली फिट नहीं होता, वहां कोर्ट में आने लायक नहीं होता। So shall I presume Advocate Ashutosh Srivastava is saying that the culture of तारीख पे तारीख of our courts would be changing now? कुछ हद तक, जहां तक क्रिमिनल मैटर्स का सवाल है, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जरूर फर्क आएगा, क्योंकि इसमें कोर्ट का सिर्फ रोल नहीं होता तारीख देने में। देखिए इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो टाइम पे रिपोर्ट नहीं लाएंगे, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसमें कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उतना टाइम उसको देना पड़ता है। बहुत बार जो है गवाह नहीं आते, हाँ गवाह नहीं आते, या पीपी नहीं आता है। जी, जैसे किसी केस में 5 एक्यूज्ड हैं, 5 आरोपी हैं, एंड उस 5 आरोपी में से आपने 3 को पकड़ा है, 2 अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, तो वहां पे काम रुक जाता था, क्योंकि चार्जशीट सिर्फ 3 के अगेंस्ट फाइल हो रही है। अब ये जो नया कानून है वो कहता है कि नहीं, जो अगर वो एब्सकॉन्डिंग भी है तो उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं उसी के बेस पे प्रोसिक्यूशन चलेगा, उसी के बेस पे ट्रायल चलेगा। Noted, sir. Also tell us about the technicalities with reference to custody. I believe earlier it was 15 days, now it has increased to 30 days to 60 days 90 days, yes. to 90 days. Yes, क्या facts है इसमें? I do agree. See, there are certain changes which are also again under consideration. If you know that there is a PIL also filed before the Supreme Court, and there was one more PIL which was earlier also filed, which was decided in May 2024, I guess, when Supreme Court said no, we cannot decide this matter as of now because the law itself has not come into force. So let the law come into force, then we will see the repercussions of the law, and then we will decide on that. So now this aspect, because see here the issue which an accused can face
Okay, see, an accused has to be treated as an innocent unless and until he is proven guilty. Correct. This is the settled Absolutely. principle of law. Absolutely. So now, if somebody is arrested and if he is taken to custody for 90 days, that means he will not be in a position to apply for bail. Certainly. Because- And tomorrow, if he turns to be innocent, Yes. This 90 days this is like 90 days punishment. cannot be given back to him. So his right given to him under the constitution of this country, under Article 21, freedom to have liberty, that, you know, there should not be infringement to that particular aspect of the constitution, because one law cannot come under the way of another existing law, and the constitution has to supersede any other law. Certainly. So maybe 15 days was, now if it is increased to 90 days, I think certain things may be reconsidered by the government also, or maybe by the apex court where the matter is So pending. Advocate Ashutosh Srivastava believes that there is a possibility this can get amended. Yes, see, I am only saying that if there is any misuse of this particular aspect, that should not be there. Do you think investigative agencies can misuse this? There are chances, you never know, because see, if they have this chance of, however, the custody can only be given by the court. So now if the investigating agency says, no, we want more custody, suppose if they take the custody for, let's say, 7 days or 10 days today, and if they go in the court and say, no, the investigation is going and we are expecting some more details, some more documentation, some more evidences from this person whom we have arrested, so kindly give us some more time. So in that case, if the court increases the Then custody, there is a possibility. so in that case, this person will not be in a position to file his regular bail before any court. नोटेड. एक टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं इस लॉ पर. 376 का जो मुकदमा होता है, और कई बार लोग कहते हैं कि भाई टेक्निकल है, यानी कंसेंशुअल है, लड़का लड़की तो पहले से दोस्त है और फिर बाद में कुछ हालात ऐसे रहे कि जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन कई बार इसका फायदा भी उठाया जाता है. इसमें भारतीय न्याय संहिता अब जो आई है उसके हिसाब से कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है? देखिए, जो नया लॉ आया है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और स्ट्रिक्ट है पहले वाले से, सो फार एज क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इज कंसर्न. देखिए, मेरा अपना मानना है कि जहाँ जेन्युइनली क्राइम हुआ है वहाँ ये स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, बिकॉज क्राइम अगेंस्ट विमेन इज अ वेरी सीरियस क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. Certainly. बट एट द सेम टाइम मेरा मानना है कि मिसयूज ऑफ लॉ अगर होता है तो जरूर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, बट गवर्नमेंट को भी आपको क्या ध्यान देना लगता है, चाहिए. बीएनएस में मिसयूज होने के चांसेस बढ़ते हैं कि नहीं? देखिए, मिसयूज तो होने के लिए पहले भी हो रहा था, हुआ है, और कोर्ट ने इसको नोट किया है. बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं हाई कोर्ट्स के, इवन सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पे बहुत सारे एफआईआर्स को क्वैश किया गया है, और हाई कोर्ट ने भी जो सेक्शन तब के जो 482 थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, उसके हिसाब से बहुत सारे क्वैशिंग किए कि एफआईआर जो है, हमें नहीं लगता कि ये जेन्युइन एफआईआर है वास्तविक, और इसको जो है क्वैश होना चाहिए, और क्वैश किया है. अब आपको क्या लगता है अब जो नया कानून है उसके देखिए, इस संदर्भ में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुआ है. हाँ, एक्सेप्ट कि जो 7 साल तक का अगर सजा वाला अगर कोई सेक्शन प्रावधान लगाया जाता है, तो उसमें सिर्फ पुलिस को ये जरूर जो है इंडिकेट किया गया है कि आपको पहले जो है एक प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि क्राइम सच में हुआ है तो ही आपको एफआईआर दर्ज करना है. तो ये जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी नई चीज बड़ी है. इन्वेस्टिगेशन है, ये शायद बहुत सारे फ्रिवलस एफआईआर को जो है कम करने का काम करेगा, जो कि हमारा पहले ललिता कुमारी का जो जजमेंट जिसको हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, तब का जो सेक्शन 154 जो सीआरपीसी का था, जिसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप पहले इंक्वायरी कीजिए, पहले आप एक जो है प्राइमरी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए 7 दिनों का सर्टेन ऑफेंसेस में, और अगर आपको लगता है कि भाई क्राइम इसके अंदर हुआ है तो फिर आप रजिस्टर रजिस्टर कीजिए. तो काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा, ताकि फ्रिवलस एफआईआर्स जो हैं उस पे लगाम लगाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं, जो जिसके अगेंस्ट अगर किसी को ग्रज है और जाकर के उसके ऊपर कोई भी जो है क्लेम कर देता है, एफआईआर कर देता है, एलिगेशंस लगा देता है, तो ऐसे एलिगेशंस को जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, और इनोसेंट जो है वो गलत तरीके से जो है उसको इम्प्लीकेट ना किया जाए किसी भी फॉल्स केस में. तो इसको रोकने के लिए मुझे लगता है इसमें काफी सफलता मिलेगी. नोटेड. व्यूअर्स, फ्रिवलस एफआईआर का अर्थ होता है कि किसी गैर इरादे के साथ किसी को फंसाने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को अभियुक्त बनाने की कोशिश करता है, फंसाना चाहता है मुकदमा दर्ज करवा के, तो उसे अंग्रेजी में फ्रिवलस एफआईआर कहा जाएगा. आशुतोष भाई, हमारे काफी सारे जो व्यूअर्स है पुणे का न्यूज के, वो यंगस्टर्स हैं, और एक सवाल
हम लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि ये जो नया कानून आया है, इसके बाद 376 जो मैंने आपसे पहले बात की थी, वो जो केसेस है उसमें दिक्कतें या फिर उसमें जो कानून में सजा का जो प्रावधान है जी, वो काफी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या फैक्ट्स है और क्या क्या नया हो रहा है? देखिए, जब खास करके जब निर्भया केस हुआ था, जो हमने देखा, पूरे देश ने देखा, उसके बाद कानून जो है उसको बहुत स्ट्रिक्ट बनाया गया। यहाँ तक कि जैसे 376 2N जैसे सेक्शंस को लाए गए। मतलब उसमें क्या होता है? 2N में क्या होता है? 2N में देखिए, अगर प्रूव होता है कि रेप अगर प्रूव होता है तो उस केस में जो है रिमाइंडर ऑफ लाइफ तक की सजा है, यानी पूरा जीवन, यानी कि पूरी जिंदगी, आजीवन जो है अगर प्रूव होता है तो उसको उतना ज्यादा सजा को उसमें बढ़ाया गया है। लेकिन अगर युवक और युवती साथ में रह रहे हैं जी, एक फ्लैट में रह रहे हैं या दोस्त हैं जी, तो उस केस में क्या होता है? देखिए, अगर साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो जो है एक दूसरे का जो है कंसेंट है, जो वुमेन जो साथ में रह रही है, जो लेडी, उसका कंसेंट है। और देखिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसा हमने देखा हिमाचल प्रदेश में जो है एक कानून लाया गया कि अगर कोई लड़का और लड़की अगर साथ रह रहे हैं, जो कि मेजर हैं या फिर जो है मैरिज करने की एज में आ चुके हैं हमारे लॉ के हिसाब से, और वो साथ में रहना चाहते हैं और साथ में रहते हैं, तो वो जो है उसको रजिस्टर करा लें कि दैट दे आर इनटू लिव इन रिलेशनशिप। तो देखिए, इससे एक फायदा ये होता है कि फिर मिसयूज ऑफ लॉ होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कल होकर के कोई भी युवती अगर आकर के ये कहती है कि नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से नहीं रह रही थी, मुझे तो ज़बरदस्ती ला करके रखा गया और मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती जो है फिजिकल रिलेशन बनाया गया, तो जो है ये एक ऑफेंस है। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर कुछ स्टेट अगर इसको लेकर के आ रहे हैं इस तरीके के कानून को, जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड है, तो कम से कम वो रिकॉर्ड में होगा कि दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो शायद इसमें कानून का मिसयूज होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। देखिए, एक तरफ कानून है कि अगर कोई रियल में अगर कोई ऑफेंस करता है और तो सजा मिलनी चाहिए, सजा उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, निश्चित। लेकिन एट द सेम टाइम जो है कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको भी देखना हमारा ही काम है, हमारा कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है कि इसमें जो है कोई इनोसेंट व्यक्ति जो है नहीं फंसे। और कोई भी कानून, मुझे लगता है, जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, आर्टिकल 14, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो है विमेन का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से रहे, और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसका भी ध्यान हमें देना है। प्रताड़ना किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, साथ में मिसयूज ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो कानून का, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है, आपने सरकार की बात की, आप जब अपनी बात रख रहे थे, सरकार की जब बात आती है कानून शब्द के साथ, तो सेडिशन लॉ जो है, सेडिशन को लेके पिछले 8-10 साल में कई बार तो पत्रकार भी अंदर गए हैं और काफ़ी जो एक्टिविस्ट हैं, सरकार ने उन पर सेडिशन वाला लॉ लगा दिया जी। अब नए कानून में सेडिशन मेरे ख्याल में नहीं है, ट्रीजन आ गया है, तो ये क्या मामला है और उसको टेक्निकली कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जो सेडिशन का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी किया था, और इसमें हियरिंग भी चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया था इसके ऑपरेशन पे, कि सेडिशन के जो केसेस जो फाइल हो रहे हैं, FIR, बहुत जगह पे ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट को कि शायद मिसयूज हो रहा है या गलत FIR भी साथ में फाइल हो रहा है। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए, ताकि जो है हर व्यक्ति जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करता है कुछ बोलने के लिए या जनता के सामने अपनी बात को रखने के लिए, उसको सेडिशन लॉ में ला करके जो है तुरंत अरेस्ट किया जो जा रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ था, और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है जी, तो उसकी फिर पूरी जिंदगी जो है एक तरह से खत्म हो जाती थी। तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगाया था। तो मुझे लगता है कि जो नया कानून जो अब आया है, इसमें सरकार ने भी इस बात का खासो ध्यान रखा है। और जो सेडिशन का जो लॉ था, ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि बाद में किसी सरकार ने इसको नया बना दिया गया, ये पहले से है और चला आ रहा था। लेकिन जब लगा कि अब ये पुराना जो हो चुका है, ओल्ड लॉ हो चुका, उसी तरह से 497 और भी इस तरह के जो सेक्शंस हैं जो पहले के इंडियन पेनल कोड के, उसको स्क्रैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देश के लिए और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पक्ष में अगर फैसला लेना हो तो इसको स्क्रैप कर देना ही जो है सही डिसीजन होगा, तो उसने ऐसा किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो है सेडिशन को नहीं रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है मान रखा गया है,
और ये देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट सेडिशन जैसे कानून को लेकर के जो है चिंतित है, तो इसको नहीं रखा गया। देखिए हमारे पास पहले भी बहुत सारे कानून, जैसे टाडा था, उसका भी बहुत बार सुनने में आया कि इसका जो है गैर इस्तेमाल भी हुआ और उसको जो है फिर बाद में स्क्रैप किया गया, वो अब नहीं एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से जो है आज के डेट में जो है ट्रेजन को लाया गया है। तो ट्रेजन जो है उस सेडिशन से जो है काफ़ी हद तक अलग है और इसमें मुझे लगता है कि जो मिसयूज़ होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि दोनों के डेफिनेशंस जो हैं वो काफ़ी अलग हैं। और फर्दर जो मुझे लगता है जब ये लॉ अप्लाई जैसे जैसे करेगा और जैसे जैसे इसका ऑपरेशन बढ़ेगा, तो शायद और क्लैरिटी जो है इस पे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है दे पाएगा कि अलग अलग सिचुएशन में इसको कैसे इंटरप्रीट करना है, इसके मीनिंग को क्या, क्योंकि दोनों आसपास ही है। जी जी आसपास हैं, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट भी आगे और देता जाएगा जैसे जैसे इस तरह के जो है केसेस आते जाएंगे कि क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं बैलेंस को चेक भी कोर्ट करता रहता है, तो ऐसा नहीं कि कानून बन गया तो वो कानून जो है उसमें कोई अमेंड नहीं किया जा सकता या उसमें कर्व नहीं लाया जा सकता या उसके डेफिनेशन को जो है बदला नहीं जा सकता या डेफिनेशन में क्लैरिटी नहीं लाई जा सकती। तो क्लैरिटी बिल्कुल लाई जा सकती है और इसमें और क्लैरिटी धीरे धीरे हम देखेंगे कि और आता जाएगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि शायद इस पे जो है मिसयूज़ जो है वो कम से कम होगा और जो बेसिक जो मैंने बोला प्रिंसिपल की जस्टिस पे ज़्यादा फोकस हो रैदर दैन कि हम किसी को पनिश करने में हमारा प्रायोरिटी को रखें। व्यूअर्स, सेडिशन और ट्रीजन की जब हम बात करते हैं तो सेडिशन देश के साथ गद्दारी की तरफ लेके जाता है, जबकि ट्रीजन जो है वो बेईमानी। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो अपने सरकार के साथ या अपने वतन के साथ कहीं बेईमानी है तो वो ट्रीजन में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 377 वाला जो मामला है जिसमें आप मान के चलिए कि अननेचुरल सेक्स है या मान लीजिए कभी कभार ऐसी घटनाएं भी आती है जहां किसी जानवर के साथ कोई व्यक्ति सेक्स करता हुआ पाया जाता है। न्यूज़ में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आती है, इसको शायद हटा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 377 देखेंगे अगर हम, तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले गया था, जो पहले का जो आईपीसी का 377, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है इसको पार्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड भी किया था और कहा था कि अगर विथ कंसेंट है तो फिर इसको जो है पनिशेबल ऑफेंस में नहीं रखा जाए। ठीक है, इस तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच पहले रहा था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई कानून आया है तो उसको हम पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मान लिया जाए। बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं और होते रहते हैं और नए कानून भी जो है उसके अंदर जो है ऐड होता जाता है। जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। सेक्शन 120 है तो 120A को लाया जा सकता है, 120B को लाया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारे स्कोप रहते हैं जिसको कवर किया जा सकता है, इसको लाया जा सकता है। और ये करने में आपके जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं वो हेल्प करते हैं, वो केस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके कोर्ट के सामने भी रखते हैं अगर मान लीजिए कहीं कोई गैप होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। देखिए एज ए लॉयर मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी काफ़ी हद तक बनती है, क्योंकि लॉ जो है वो एक डेमोक्रेसी का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, और अगर लॉ सही तरीके से बना हो और उसका जो उसको अप्लाई करना है वो सही तरीके से हो और उसका मिसयूज़ को भी अगर हम देखें कि ना हो, उसको कम किया जाए और उसको तरीके से अप्लाई किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है देश को एक अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है। आशुतोष भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने लॉ को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देश के लिए कैसे उसका यूज हो, इस पर आपने बात की। अब पुणे से आते हैं। पुणे में अभी पिछले महीने पोर्श केस हुआ जी। वैसे देखा जाए तो इस बात को 1.5 महीना से ज्यादा हो गया है जी। उस समय तक नए लॉज नहीं आए थे जी। एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट होने के नाते आप जब इस पूरे मसले को देखते हैं और मान लीजिए नए लॉज के मद्देनजर देखते हैं जी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप खुद भी अग्रवाल फैमिली के आप लॉयर रहे हैं, सो थोड़ा सा आपके जो आर्ग्यूमेंट्स रहे कोर्ट में और आपने कैसे इस फैमिली को डिफेंड किया और एक्चुअल मामला क्या है फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि फैक्ट क्या है वो तो हम सबको पता है जी। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए बिल्कुल आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। मैं पहले इसमें तो पुराना जो कानून है मैंने पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि देखिए जब कोई भी डेथ होता है बाय नेग्लिजेंस, तो जनरली जो सेक्शन जो पुराना जो आईपीसी हमारा था उसमें 304A लगाया जाता था। ठीक है।
जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल है अगर प्रूव होता है, और ये जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंस में आता है। तो यानी कि अगर 304A का सेक्शन अगर लगेगा, चाहे वो एडल्ट के लिए भी लगे या जुवेनाइल के लिए लगे, किसी के लिए भी लगे, तो चूंकि वो बेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट बेल। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जी मैं आ रहा हूँ जी, देखिए लाइसेंस नहीं होना वो एक फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, देखिए शराब पी के गाड़ी चलाना ये भी ऑफेंस में आता है, लेकिन ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं आता है। अगर तो हम ये भी IPC 304 नहीं है आपके हिसाब से? जी 304A की मैंने बात करी जी। बाद में इसको जो है अमेंड करके 304 बना दिया गया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो इस पनिशमेंट को एडवोकेट साहब के हिसाब से क्या ये वैलिड है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में ये बैठेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनली आप किसी के डेथ को प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली मर्डर नहीं कर रहे हैं। तो क्या गिवन सिचुएशन में जो एलिगेशन को अगर हम देखें, देखिए एलिगेशन अलग होता है, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो इस एलिगेशन में कहीं पे ये नहीं दिखता कि किसी ने इस पूरे मामले में जो है पूरे प्लान्ड वे में जो है उसका डेथ हो, ऐसा कोई प्लानिंग मुझे लगता है कि जो गिवन एविडेंसेस में ऐसा नहीं दिखता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि जो दो जो डेथ हुए हैं, विक्टिम्स हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल, और उनको न्याय मिलना चाहिए, पूरा देश जो है इसके लिए अफसोस प्रकट कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही सैड इंसिडेंस है, बहुत ही बुरा हुआ। ये नहीं होता तो बहुत अच्छा था, ये बहुत ही गलत जो है ये जेजेबी के हिसाब से हीनियस में बैठेगा ये मामला? नहीं, हीनस जैसे मैंने बताया 304A जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जो पनिशमेंट है वो 2 साल है अगर प्रूव होता है, और ये चूंकि बेलेबल ऑफेंस इसीलिए बेल ग्रांट भी पहले किया गया था जी। और इसमें देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो है वो जो लड़का जो गाड़ी चला रहा था जिसपे ऊपर ये एलिगेशन है, अगर हम उसको मानते हैं कि वो जुवेनाइल था, तो फिर इसी वजह से जो है फादर को अरेस्ट किया गया अंडर सेक्शन 75 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। बिल्कुल सही, कि फादर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया फॉर द एक्ट ऑफ द माइनर। करेक्ट। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर आप कहते हैं कि हमने फादर को अरेस्ट कर लिया, तो फिर उस बच्चे को फिर आपको जुवेनाइल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और यही चीज हाईकोर्ट ने भी बाद में कंसिडर किया कि उसका जो बेल होने के बाद भी उसको जो कस्टडी में रखा गया, डिटेंशन सेंटर में रखा गया, वो कहीं वो बिल्कुल सही नहीं था लॉ के हिसाब से। पुलिस एक ही समय पे उसको जुवेनाइल भी ट्रीट कर रही है जी, और एडल्ट भी ट्रीट कर रही है जी। और अगर आप उसको एडल्ट ट्रीट करके आप चलना चाहते हैं, जो कि एप्लीकेशन भी डाला गया था जुवेनाइल बोर्ड में कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर मुझे लगता है कि पुलिस को वेट करना चाहिए था उस एप्लीकेशन को डिसाइड होने के लिए, क्योंकि आपने उसके पहले ही फादर को अरेस्ट कर लिया, यानी कि आपने खुद कंसिडर किया कि वो एक जुवेनाइल है। और जुवेनाइल के हिसाब अगर इलीगल था, फिर अगर आपने एडल्ट अगर उसको ट्रीट किया होता जो आप ट्रीट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने एप्लीकेशन भी दिया, तो फिर फादर को अरेस्ट करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि इन दैट केस वो अगर एडल्ट था तो वो अपना डिसीजन खुद दे सकता था। वो अरेस्ट इलीगल होगा इस हिसाब से टेक्निकली इसी को तो कंसीडर किया हाईकोर्ट ने माना कि उसका जो डिटेंशन था वो गलत था, उसको डिटेन करके नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि अगर वो जुवेनाइल है और उसके लिए आपने फादर को रिस्पॉन्सिबल बना करके अरेस्ट किया है कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था आपके बच्चे के ऊपर, तो फिर उस बच्चे को भी आप अरेस्ट करके रखे हैं और फादर को भी अरेस्ट करके रखे हैं, तो ये दोनों में को अरेस्ट करना ये डबल जियोपार्डी है और ये गलत है कानून के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप उसको एडल्ट ट्रीट कर रहे हैं तो फिर फादर का अरेस्ट गलत है, और अगर आप उसको जुवेनाइल ट्रीट कर रहे हैं और फादर को अरेस्ट किया है तो फिर एप्लीकेशन डिटेंशन गलत है। हाँ, फिर एप्लीकेशन जो है वो जेजेबी में कैसे होगी? तो वो एप्लीकेशन तो कभी डिसाइड होने के पहले अरेस्ट हो गया, वो तो डिसाइड हो ही नहीं पाया। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जो निर्भया केस में भी इतना बड़ी जो है दुर्घटना जो हम देखे हैं, और इसमें जी जो है कड़ा से कड़ा पनिशमेंट भी कोर्ट ने दिया और काफी सराहनीय है एक तरीके से। इसमें एक जो है कुछ 16 या 17 साल के लड़के को जो है ट्रीट किया गया था एज एडल्ट, उसको ट्राई किया गया था जी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर इन दैट केस उसके फादर को नहीं ट्राई किया गया, सिर्फ उस लड़के को ट्राई किया गया था। तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी नहीं है। आपको कहना है दोनों चीजें पुलिस लेके नहीं चल सकते क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मेरा अपना जो मानना है कि या तो आप जो है उसको एज एडल्ट ट्रीट कीजिए या फिर एज जुवेनाइल ट्रीट कीजिए, पहले डिसाइड कर लो। यस,
अगर आप उसको जो है जुवेनाइल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके फादर को अरेस्ट करना है, और जब आप उसके फादर को अरेस्ट कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, इसको तो हम एज एडल्ट ट्रीट करेंगे, इसको तो डिटेंशन सेंटर में डाल दो। तो ये दोनों चीजें गलत है। आप एक ही ऑफेंस के लिए आप दो अलग अलग लोगों को आप पनिश कर रहे हैं। अगर वो एडल्ट था तो वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने किया नहीं किया उसके लिए वो स्वतः वो जिम्मेदार है, उसके लिए आप किसी और को कैसे जिम्मेदार बना देंगे? You cannot make family responsible. Absolutely. If he is major, he is responsible for his own acts. ये तो टेक्निकल चीजों पे बात होगी आशुतोष भाई। ये बताओ, आप तो काफी यंग हैं, जब आपको मैं यंग कहता हूं तो अपने आप को भी यंग समझता हूं और हूं भी। ये इतने बड़े बड़े जो मामले डीएसके आप हैंडल कर रहे थे, डीएसके को बेल दिलाने में आपका बड़ा रोल रहा, पुणे का फेमस जी डीएसके सुप्रीम कोर्ट और 5 को हाई कोर्ट से मिला था, और जो मिस्टर डीएसके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से मिला था। बड़े बड़े लोगों का पीएमएलए में ईडी के मामले आपने हैंडल किए हैं। जी ये बड़े केसेस आप तक कैसे आते हैं और आप लोगों की इसमें मदद कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत सारे वकील हैं, आपसे बड़े बड़े उम्र में बड़े बड़े लोग हैं जी, तो इतने कम समय में ये मुकाम कैसे? देखिए, मेरा मानना है कि मैं इतना यंग नहीं हूँ शायद जितना मैं दिखता हूँ। पहले तो मैंने 18 साल प्रैक्टिस किया है, और मैं आपको बताऊँ जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब मैं 18 साल का था, और तब मैं लॉ पढ़ रहा था। मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी ली थी, और मेरा जो शुरुआत हुआ मेरे करियर का वो बिल्कुल जो है स्क्रैच से हुआ। मेरे फादर एक बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट पर्सन थे, और मैं आपको साफ बताऊं कि मेरे फादर लॉ के अलावा कोई दूसरा एजुकेशन जो है शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मैंने लॉ किया, और इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा शुरुआत में, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मैं आपको बताऊं जहां पे शायद कुछ लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं हमारे आज की डेट में, कंटिन्यूड हमने रिलेशनशिप मेंटेन रखा इतने सालों में आज तक। जब उनको लगा कि शायद उनको कहीं से रिलीफ इसमें नहीं मिलेगा, तो हमने जो है उसी को एक चैलेंज समझ करके उसमें कोई ना कोई रास्ता निकाला। मुझे एक बार याद है कि मुझे एक ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से एक केस आया था, जिसमें हमारे क्लाइंट को जो है एडवाइस दिया गया था कि इसमें बैंक जो है लोन नहीं दे पाएगी क्योंकि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जो है इसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा कलेक्टर का, तो ही जो है परचेजर को लोन मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। तो जब और यही ओपिनियन बहुत सारे लॉयर्स ने उनको दिया था। जब ये हमारे पास आया तो मैंने इसमें कुछ एक्सेप्शन निकाले, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें शायद बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, इसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई करेगा, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो है इस तरीके के प्रोविजन है ही नहीं इस तरीके का जिसमें परमिशन लेना पड़े जो है कलेक्टर से। और यही ओपिनियन हमने, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ही रिनाउंड बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, और हमने ये ओपिनियन उनको दिया था उनके डायरेक्टर को, और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस ओपिनियन को माना, और उन्होंने भी अपने लीगल सेल से बात किया, और उन्होंने जो है लोन को सैंक्शन किया और बोला कि नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, और लोन जो है डिसबर्स भी हुआ इसको देखते हुए, इस ओपिनियन को देखते हुए। तो फिर वही जो क्लाइंट है उनके जब कोई बड़ा और भी बड़ा इशू आया, फिर उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं जो है उनके भरोसे पे खरा उतरूं, उनको जो है जस्टिस मिले। वो जिस वजह से मेरे पास आए हैं, वो उनको जो है उनका जो एम है, जो उनका एम्बिशन है मेरे पास आने का, वो जरूर फुलफिल हो, लीगल तरीके से फुलफिल हो। कई बार बड़े बड़े मामले होते हैं जी, भीड़ तो होती है, वजह से दबाव होता है, प्रेशर होता है, ऐसे भी कोई केसेस हैं? जी, ऐसे देखिए बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आए, और उसमें मुझे लगता है कि गॉड हैज बीन काइंड टू मी, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए जिसके वजह से लोग फिर भरोसा करते रहे और करने लगे। आप पर भी प्रेशर बनता है? हाँ, देखिए मैं आपको जैसे एक केस मैं बताऊं कि कुछ अभी 2-3 साल पहले की बात है, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक एग्जांपल अभी मुझे ध्यान में आया कि एक मुजफ्फरपुर एक जगह है बिहार में, जहाँ पे एक फैक्ट्री में जो है ब्लास्ट हुआ था। नूडल बनाने की कंपनी थी, फैक्ट्री थी, और उसमें काफ़ी जो है कुछ 7-8 लोग जो है मर गए थे, और इतना ज़बरदस्त वो ब्लास्ट था कि काफ़ी जो है डेथ हुआ, तो बॉडी पार्ट्स भी मिलना जो है डिफिकल्ट था। भयंकर हादसा था, बहुत भयंकर हादसा था ये, और लोग जो है उनमें बहुत एंग्विश था, और लोग जो है सड़कों पे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे नेचुरली। और इसी बीच में जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी बयान दिया था कि हम एक्शन ले रहे हैं, और उन्होंने कुछ शायद जो है जो मरने वाले उनकी जो फैमिली है विक्टिम की, उनके लिए भी कुछ कॉम्पनसेशन दिया था। उसी तरह से पीएमओ ने भी कुछ कॉम्पनसेशन दिया था, और ये मामला बहुत सीरियस था। और इसमें जो 2 डायरेक्टर्स थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो है मुझे कॉल आया था कि आपको ये देखना है।
तो मैं वहाँ गया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एडवोकेट्स एक्ट जो हमारा है 1961 का, वो कहता है कि आपको अपने क्लाइंट के लिए जो है अपना बेस्ट प्रयास करना है लीगल तरीके से कि आप उनको डिफेंड कर सकें। और मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं गया वहाँ पे। जब मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी और काफ़ी लोगों में आक्रोश था, जी देखिए वैसा माहौल बनता है। और मैं राम जेठमलानी साहब के काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ इस तरीके की बातें सीखी हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि आशुतोष, कभी भी जो है अपना जो तुम्हारा काम है, जिसके लिए तुम हो और तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसको करो, बाकी चीज़ों की तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोर्ट का काम है कि वो सही डिसीजन ले, तुम्हें अपने तर्क को सही तरीके से, अपने आर्गूमेंट्स को जो है प्लेस करना है अपने क्लाइंट के फेवर में। और मुझे लगता है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। जरूर भीड़ थी, एक माहौल अजीब अलग तरीके का था, तो कोर्ट रूम में जाना और आर्ग्यू करना और वापस बाहर से निकल के सेफली निकल जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे लगा कि जब इस काम में हैं तो इन सब की परवाह करने से कोई मतलब नहीं है, और मुझे लगा कि मुझे अपना काम करना चाहिए और मैंने अपना काम किया। और हमने कोर्ट में आर्गूमेंट्स को रखा कि ये जो है स्पेशल एक्ट, यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट है, वो अप्लाई होना चाहिए था, इंस्पेक्टर अपॉइंट होना चाहिए था लॉ के हिसाब से, और वो डिसाइड करता उसके रिपोर्ट के हिसाब से कि क्या इसमें एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती, जबकि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी। इस केस में जो है ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था, डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर हो चुका था। और जो बॉयलर था उसके भी पेपर्स मेरे पास थे जो मैंने कोर्ट को प्रोड्यूस किया, और उसको भी जो है बिहार गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इंस्पेक्ट करती है इसको, बॉयलर को, उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट था और वो रिपोर्ट जो है पूरी तरह से वैलिड था। और उन्होंने लिखा था कि ये जो बॉयलर है ये बिल्कुल प्रॉपर जो है फंक्शनिंग है, प्रॉपर कंडीशन में है एंड फंक्शनल है, तो ये बिल्कुल सेफ है। और ये बॉयलर के जो एक एक पार्ट थे उस सब के मैंने मेमोज भी मंगवाए थे, जो कि पुणे से ही एक रिनाउंड जो है कंपनी से खरीदा गया था, और वो सारे पार्ट्स बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, उसके सारे मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ मेंशन था। और जो है कोर्ट ने ये सारी बातों को कंसिडर किया और इसी बेसिस पे जो है कोर्ट ने बेल जो है ग्रांट किया। बेल मिली? जी बेल मिली, दोनों हस्बैंड वाइफ जो दोनों जो डायरेक्टर्स थे उनको बेल मिली। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो विक्टिम्स हैं उसको जो है आप अपनी तरफ से भी जो है कॉम्पनसेट करें, और जो लेबर लॉज के हिसाब से, जो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन पॉलिसी के हिसाब से जो उनको एडिशनली मिल सकता है, उसमें भी आप जितने भी रिक्वायर्ड पेपर्स हैं, क्योंकि वो वहाँ थे नहीं तो पेपर सबमिट नहीं हो पा रहे थे, इंसाफ होना ही चाहिए, जो विक्टिम को भी इंसाफ मिले। तो मेरा काम ये नहीं है कि उनको सिर्फ बेल मिले, मैं ये भी देखता हूं कि विक्टिम को भी इंसाफ मिले। ये बताइए, महाराष्ट्र में जैसे मकोका ऑलरेडी है जी, लेकिन अब ये जो नए 3 कानून है इसमें मॉब लिंचिंग को लेकर भी कुछ नया आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर आ रहा है। संक्षेप में इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग से रिलेटेड डायरेक्टली कोई कानून एज सच नहीं था पहले, अब इन्होंने उसको लाया है और मुझे लगता है ये जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे इस तरीके के केसेस देख रहे थे कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, और एक देश में जहां हम रहते हैं, सिटीजन्स जो है और कानून है जहां पर बिल्कुल मुझे लोग अपने हाथ में ले रहे हैं चीजें, बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए देश में, और सारे सिटीजन्स जो हैं मिलजुल कर एक तरीके से जो है भाई बहन की तरह जो रहते हैं, और हमारा संविधान, हमारे प्रीएम्बल में भी इसका जिक्र है। तो वो जो है मुझे लगता है उस स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए भी ये कानून जरूरी है, ताकि लोग जो है आपस में बिना किसी भेदभाव के जो है आपस में रहें, और जो कुछ लोग जो इसको जो है गलत तरीके से लेकर के जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और उनके ऊपर जो है प्रॉपर एक्ट जो है, प्रॉपर जो सेक्शन जो उनके लिए बनना चाहिए था वो बनाया गया है, ताकि इसको बहुत हद तक रोका जा सके। तो मुझे लगता है ये अच्छा पहल है सरकार का। व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके जो हो रहा है? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है एक बहुत ही बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि इस पे क्लैरिटी और आना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ठीक तरह से डिफाइन करना जरूरी है, ताकि फिर इसमें कुछ मिसयूज ना हो। गुंजाइश अभी है इसमें आपके? जी, मुझे लगता है गुंजाइश है इसमें, और क्लैरिटी जो है धीरे धीरे आएगा। मुझे लगता है कि सरकार ने इसको बहुत ही जो है सोच समझ करके कानून को लाया है, लेकिन आप जानते हैं कि कानून जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, पूरा देश में ये अप्लाई होने जा रहा है, इतने सारे शहरों में, गाँव में, तो ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं
जो भी उसके अंदर कोई छूटी हुई चीज जो धीरे धीरे रहेगी इम्प्रूवमेंट। तो वो और बेटर होता जाएगा और गैप्स को जो है भरा जाएगा धीरे धीरे। और ये सरकार और कोर्ट्स जो हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हमारी है, पुलिस है, मुझे लगता है वो सब अपना इसमें सहयोग देंगे ताकि इसको एक बहुत ही सक्सेसफुल अमेंडमेंट जो है बनाया जा सके। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा जो PIL जो पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में इन कानून को लेकर के, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फैसला कहता देता है। है। जी। तो आप हैं आशुतोष श्रीवास्तव, आप हमारे साथ पिछले आधे घंटे से हमारे साथ थे। बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी हर चीज पर अपनी राय रखी, बिना लाग लपेट के, बिना बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करे हुए या कहीं पे बिना संकोच किए हुए। जो सत्य है, जो उनको ठीक लगा, उन्होंने अपनी राय रखी। पुणेकर न्यूज के साथ बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।